आज कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है प्लस वन का भी टॉपिक हमें करवा दो। प्लस वन के अंदर जो मोलिटी नॉर्मलिटी या सॉल्यूशन जो टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट है ना, उसके बारे में समझा दो। तो बच्चों आपकी रिक्वेस्ट है ना, उसके ऊपर हम आज प्लस वन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर एट श्री कृष्ण स्कूल महेंद्रगढ़ पर हार्दिक स्वागत है। और जो चीज बताई जाए ना बच्चों, उनको आराम से आप उतारना, नोट्स बनाना, और कुछ चीज समझ में ना तो दोबारा से आप सेंड कर देना, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है नहीं? तो देखो आप आज क्या पढ़ोगे प्लस वन के अंदर। जो प्लस वन फर्स्ट यूनिट है ना, प्लस वन की क्लास प्लस वन, ठीक है, उसकी यूनिट वन केमिस्ट्री के अंदर, उसका क्या नाम बच्चों, नाम है उसका केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये इससे यूनिट के अंदर क्या होगा, जो केमिस्ट्री के मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे ना, पूरी केमिस्ट्री में काम आएंगे, प्लस टू में आगे भी वो सारे यूनिट के अंदर डिस्क्राइब होंगे। ठीक है, बेस है बेस। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पहले का जो पार्ट है ना, वो थ्योरेटिकल तो आपने पढ़ भी लिया। ठीक है, मैटर क्लासिफिकेशन, ऐसा यूनिट एटसेट्रा। जो इसमें सबसे मेन टॉपिक आता है ना, जो आपकी प्रॉब्लम आप बता रहे थे वो एक्सप्लेन कर रहे हो, टॉपिक का नाम ये था एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन है ना, उसको आप किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसकी जो बेसिक जो कंसंट्रेशन टर्म आएगी, नॉर्मलिटी, मोलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीपी, मोलिटी एटसेट्रा, तो उन सभी को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फिर वो जो टर्म्स है ना, वो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर यूज होंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सॉल्यूशन की। ध्यान देना, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से ना, सॉल्यूशन सिंपल सा है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो दो टर्म आई नहीं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को जोड़ देना, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो उसको आप सॉल्यूशन बोलोगे। ठीक है जी। लेकिन अभी नई बात आगे, सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट। तो सोल्यूट है ना, सोल्यूट क्या होता है, तो स्मॉल कंपोनेंट, स्मॉलर कंपोनेंट, जो सॉल्यूशन के अंदर जो कम होगा ना, कम, उसको हम जनरली सोल्यूट बोलते हैं, सोल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है जो लार्जर कंपोनेंट, वो सॉल्वेंट होगा। लेकिन ये बात है ना 9-10 तक ही सीमित है, आगे ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल दूं, एक न्यूमेरिकल आपका कि 68% HNO3, 68% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान देना, 68% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन, इतना लिखा हुआ है उस न्यूमेरिकल के अंदर। तो इसमें ना आपको ये बताना कि इसमें सॉल्वेंट कौन सा, सोल्यूट कौन सा है। तो यहाँ पर 68% वाला 68 ग्राम, 68 ग्राम क्या होगा, HNO3। ठीक है, और जो बच गया ना 100 में से, वो 32 ग्राम, 32 ml क्या बचेगा आपका, H2O। एक्वस है, एक्वस मतलब वाटर होगा आपका H2O। अब आपने एक बात सुनी होगी कि वाटर ना, वाटर H2O, वो हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है नहीं? तो वाटर यूनिवर्सल कांस्टेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट। तो हमेशा है ना, वाटर चाहे आपका कम ही हो, भले ही वो सॉल्वेंट का काम करेगा। और इससे थोड़े पहले आपने ये पढ़ा था, सॉल्यूट होता है स्मॉल कंपोनेंट और सॉल्वेंट होता है लार्ज कंपोनेंट। अब ये इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि आपका जो 32 ग्राम है ना, ये कम है, तो इसका बॉडी तो सॉल्यूट होगा, लेकिन सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट है। हमेशा वाटर आपका सॉल्वेंट काम करेगा। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रक चीनी हो और एक चम्मच पानी हो, और आपसे पूछ ले कि इसमें सॉल्वेंट कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो वाटर ना H2O एक चम्मच था, चाहे इतना सा एक चम्मच, वो हमेशा क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। और एक तरह जो चीनी वो क्या हमारा सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट, जबकि वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, चलेगी आगे। यस सर। अब इसमें ना सबसे पहले आप सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। अभी डिफाइन नहीं किया तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सॉल्यूशन डिफाइन करने के लिए ना
एक बार ये थोड़ी देर के लिए आप मान लो ये हमारे पास ना कांच का गिलास है, ठीक है। जैसे बच्चों कांच का गिलास लोगे उसके अंदर ना आप पानी डाल लो, तो जो पानी है ना, पानी वो सॉल्वेंट काम करेगा, ठीक है। और चीनी या नमक डालो वो सॉल्यूट काम करेगा, ठीक है। और उसको थोड़ा आप हिलाओगे, सेक करोगे ना, तो कुछ देर बाद देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाएंगे और हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। और वो थोड़ी देर बाद देखो चीनी नमक उसमें दिखेगा नहीं, ठीक है। तो वो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, होमो मींस क्या होता है, सेम, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है जी। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more chemically non reacting substance, जो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, ध्यान देना, आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, चीनी और नमक को पानी में डालते कोई रिएक्शन नहीं होती और वो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन में मिक्सचर बन जाता है आपका। टू और मोर केमिकल नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हैविंग कंपोजिशन, धीरे धीरे उसकी कंपोजिशन वेरी करेगी, वेरी मतलब चेंज विद टाइम के साथ साथ, उसको क्या बोलोगे आप, सॉल्यूशन बोलोगे। अब सॉल्यूशन समझ में आ गया आपको, क्लियर है। दोबारा देख लो, ब्लड सॉल्यूशन क्या, तो होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, हमेशा होमोजेनियस होगा। और टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होंगे, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे आपस में, और उसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो वेरी करेगी बार-बार विद टाइम के साथ-साथ, उसको सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट इस पे अगला टॉपिक आता है हमारा क्या, एक्वस सॉल्यूशन। ये वर्ड लिखिए बार-बार आपको न्यूमेरिकल के अंदर कि एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन वो होगा जिस सॉल्यूशन के अंदर है ना H2 वाटर वो क्या काम करेगा, हमारा सॉल्वेंट का काम करेगा, सॉल्वेंट। और ये अगर नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है ना, उसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट है ना अदर देन वाटर, सॉल्वेंट होगा वाटर के अतिरिक्त, जो होगा ना सॉल्वेंट अदर देन वाटर H2O, जो वाटर के छोड़कर दूसरे जो बच गए ना सॉल्वेंट, वो इसमें आएंगे, पेट्रोल, डीजल, ईथर, वो सारे नॉन एक्वस सॉल्यूशन में आएंगे, ठीक है जी। तो आपको यहाँ तक की स्टोरी सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, वो इसमें क्या है, आपके पास सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है ना, उसको किस तरीके से आप एक्सप्रेस करोगे। तो इसमें जो मेन है ना बेसिक चीजें, पहले वो देखो आप एक्सप्रेस करने में, सबसे पहले एक्सप्रेस करेंगे कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले जो हम ये उठाते हैं कंसंट्रेशन क्या, मोलरिटी, और मोलरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं। कई बार न्यूमेरिकल में आपको ये लिखा मिले 1 m क्या, 2 m क्या, तो ये आपको कैपिटल एम क्या इंडिकेट करेगा, मोलरिटी, ठीक है जी, मोलरिटी। अब मोलरिटी तो मोलरिटी ये क्या होता है, देखो मोलरिटी इसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है ना वो प्रेजेंट डिसोल्व प्रेजेंट इन किसके अंदर, 1 लीटर या फिर 1 लीटर ये भी बोल सकते हो क्या, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। दोबारा देखो क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसको आप बोलते हैं मोलरिटी, ठीक है जी। अब इस मोलरिटी का फार्मूला बनाए, कैसे बनाओगे, F इज इक्वल टू, मोल कह रहा है, मोल को दिखाता हूं मैं N से, सोल्यूट कह रहा है तो सोल्यूट को 2 से। अब ये ध्यान रखना, एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, तो 1 इंडिकेट करेगा सॉल्वेंट को और 2 इंडिकेट करेगा सोल्यूट को। और कई बुक के अंदर ए ना, ए सॉल्वेंट है और बी क्या है, सोल्यूट। ए मान लो, बी मान लो, 1 2 मान लो, आप इतना ज्यादा ना, 1 और ए दोनों इंडिकेट सॉल्वेंट, 2 और बी को सोल्यूट बोलोगे, सोल्यूट। तो N2 आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, और वॉल्यूम V से V इन लीटर, Li V इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब N2 को अगर हम पूरा चेंज करें तो N2 क्या होगा, W2 by M2 into 1 upon वॉल्यूम इन इसमें लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर। अब इसकी जगह भी अगर हम ml यूज करें तो देखो और भी चेंज कर, W2 by M2 into, अगर आप 1000 ऊपर लेना, अगर आपके वॉल्यूम किस में हो, ml के अंदर, तो इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल्स हो आप इससे निकाल सकते हो। यहाँ पर ये W2 क्या है, ध्यान W2 क्या होगा, मास या फिर वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट का, मास या वेट ऑफ सॉल्यूट। और M2 क्या होगा, मोलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है जी। और वॉल्यूम V क्या हमारे पास, वॉल्यूम इन
लीटर या ml, जो भी आप जैसा न्यूमेरिकल उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो ये पहली स्टोरी, पहले जो टर्म समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पर ना ये कह रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम। तो कई बार पूछ लेता है आपसे, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोलरिटी ना, मोलरिटी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है या इंडिपेंडेंट। तो ये हमेशा ध्यान रखना, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है, और आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा था +1 में, चार्ल्स लॉ स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आएगा। आगे जब पढ़ोगे आप चार्ल्स लॉ, उसने कहा था वॉल्यूम है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टेम्परेचर। तो जहां पर आपका ना वॉल्यूम होगा, उस प्रॉपर्टी को टेम्परेचर अफेक्ट करेगा। तो पहली टर्म थी ना हमारी पूरी हो चुकी, ठीक है जी, मोलरिटी। तो सेकंड है ना, इससे नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं कौन सी, मोलरिटी। तो मोलरिटी देखो क्या होता है, मोलरिटी भी इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी आपकी, थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। सेकंड जो टर्म्स है ना, वो कौन सी हमारी, मोलरिटी। और मोलरिटी क्या होता है, स्मॉल m, इसको दिखाता हूं छोटे m से दिखाता है, डिनोट करते हैं, बस इसलिए डिफरेंस है। कई बार न्यूमेरिकल में और क्वेश्चन में 1 m ऐसा मिले 2 m, तो जहां स्मॉल होगा ना वो मोलरिटी होगी, जहां कैपिटल होगा वो मोलरिटी होगी। तो स्मॉल m है ना, ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो डिसॉल्व हो या प्रेजेंट हो किसमें, 1 किलोग्राम, 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उसे बोलते हैं मोलरिटी, ठीक है जी। अब इसका भी फार्मूला बनाए न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, तो कैसे करेंगे, m मोलरिटी। अब मोलरिटी का नंबर ऑफ मोल्स एंड सॉल्यूट के लिए लगाते हैं 2 और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट को आप W1, और किस में W1 इन kg, किलोग्राम के अंदर, क्लियर। अब N2 को भी आप आगे से पिछली प्रॉपर्टी में आपने टर्म में आपने कन्वर्ट किया ना, ऐसे इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। N2 क्या होगा, W2 अपॉन M2 इनटू 1 अपॉन W1 इन किलोग्राम। अगर ग्राम में दे रखा हो तो और भी चाहिए, W2 बाई M2 इनटू 1000 बाई W1 इन ग्राम। इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल्स हो आप इसको सोल्व करोगे, न्यूमेरिकल भी आपको करवाए जाएंगे। आप पहले तो थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो समझ में आ रहा है, तो न्यूमेरिकल भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। W2 क्या हमारे पास, मास का वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलिकुलर मास, W1 क्या है, वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब आपसे पूछ लेते हैं कि मोलरिटी है ना, मोलरिटी प्रॉपर्टी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, तो ये कैसे है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना, आप ध्यान देना कि इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसमें सिर्फ मास है, और मास के ऊपर है ना टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपका ना गर्मी सर्दी में बारिश के मौसम में टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका मास घटेगा बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वॉल्यूम पे इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टर्म इसके साथ में जो आती है वो क्या होता है, नेक्स्ट टर्म हमारी स्ट्रेंथ। तो कई बार कहते हैं कि न्यूमेरिकल में कैलकुलेट स्ट्रेंथ, डिफाइन स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ सिंपल है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 1 liter of solution, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट की जो अमाउंट है ना ग्राम के अंदर वो प्रेजेंट हो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे, स्ट्रेंथ। तो हमारी 3 ये जो टर्म थी ना ये पूरी हो चुकी। नेक्स्ट टर्म है ना वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है कौन सी, मोल फ्रैक्शन। फोर्थ है जी मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। मोल फ्रैक्शन को दिखाता हूं x से। और ये कैसी होती है कि डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस समझते हो बच्चों क्या होता है डायमेंशनल लेस है ना, वो होती है जिसकी यूनिट नहीं होती। जिसकी यूनिट नहीं होती, क्यों नहीं होती, आपके सामने आएगा देखना कैसे। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, देखो मोल फ्रैक्शन x से डिनोट करता हूं। अगर मैं यहाँ 1 ले लूं 1 तो ये ना किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2,
ठीक है, जैसा कंपोनेंट यहाँ होगा ना वैसा ही ऊपर जाएगा और टोटल नीचे आएगा। तो डेफिनेशन की बहुत इजी बन गई कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। और इसकी यूनिट देखो ये मोल है, ध्यान देना मोल, ठीक है जी। और नीचे भी क्या मोल, तो मोल को मोल से काट दो क्या 1, तो इसकी यूनिट नहीं आएगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर x2 ले लें, x2 तो x2 क्या होता है n2 n1 प्लस n2, जैसा लोगे ना वैसा ही इसमें रखना। आपको x3 ले लें तो क्या आएगा n3 n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते रहेंगे। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होगा n1 n2 n3 ये क्या है, मान लो n1 ले लिया, n1 ये आपका n क्या नंबर ऑफ मोल्स है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, या 1 लोगे तो यहाँ 1 लगाना है, अगर 2 लेंगे तो 2 लगाओगे, अगर 3 लेंगे तो 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका चलता रहेगा। ये मोल फ्रैक्शन था। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, जो मोल फ्रैक्शंस है ना कंपोनेंट, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना, जैसे x1 है x2 है, ठीक है, वो 1 के बराबर होता है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। अगर मैं इसमें ना x1 निकालना चाहूँ तो क्या आएगा 1 माइनस x2, और x2 निकालना चाहूँ तो क्या आएगा 1 माइनस x1। x2 निकालना तो इसको उधर लेके जाओगे, और इसको निकालना है तो इसको उधर लेके जाओगे। इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। ठीक है, चलिए आगे, क्लियर है। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट टर्म्स है ना हमारी वो है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी जो प्रॉपर्टी है ना वो थोड़ी बड़ी है, क्योंकि उसके अंदर है ना बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, इक्विवेलेंट मास आएगा, तो वो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो देखो इसमें ना जो आपकी नेक्स्ट टर्म है वो कौन सी है, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इसको दिखाता हूँ किससे, n से। और n नॉर्मलिटी ये होता है कि ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट present या dissolve present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution, उसको क्या बोलते हैं आप, नॉर्मलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is known as नॉर्मलिटी। ठीक है जी, इसका एक फार्मूला बनाते हैं, ठीक है, फार्मूला पूरा करते हैं तो ये हमारी पूरी हो जाएगी। इसका लिखिए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या है, W2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट या मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ठीक है जी। अब यहाँ पे नई चीज है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो इसको निकालने के लिए ना अलग अलग लेते हैं। जैसे एसिड ले लिए, एसिड के लिए कैसे निकालेंगे हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट कि मोलिकुलर मास ऑफ एसिड, मोलिकुलर मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी, अब बेसिसिटी क्या होती है, देखो बेसिसिटी मींस होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। जो H पॉजिटिव आयन होगी ना वो हमारी बेसिसिटी कहलाएगी, बेसिसिटी। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो आपके पास है ना सपोज करो HCl है, HCl एसिड है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका टोटल मास है ना ऊपर ले लो, नीचे कितना है वो नीचे ले लो, टोटल इसका मोलर मास निकालोगे। Cl का 35.5, H एक होता है आपका, दोनों को जोड़ देंगे 36.5 और डिवाइड में कितना 1, ये आएगा 36.5 एग्जैक्ट। ठीक है जी। एंड आगे भी इसी तरीके से निकालेंगे। तो दूसरा आपका हमारे पास बेस, तो बेस के लिए कैसे निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। बेस के लिए सिंपल है, वही मोलिकुलर मास ऑफ बेस, मोलिकुलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय एसिडिटी। एसिडिटी मींस क्या होगा, जैसे बेसिसिटी आपका वहां पर क्या था H पॉजिटिव, एसिडिटी क्या होगा नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस या रिप्लेसेबल। जैसे रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन का वर्डिंग आपके जितने OH रिप्लेस होंगे ना वो आपके पास क्या होगा, एसिडिटी होगा। इसमें भी एग्जांपल लो आप NaOH, तो NaOH निकालना चाहो आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इसका जो मास है ना, मास ऊपर ले लो, इसका जो मास टोटल कितना 40 आता है, कितना हुआ 1, तो 40/1 कितना आएगा 40। ठीक है जी। यहाँ तक तो आपको सारा समझ में आ गया। कुछ बेसिक चीजें थी बच्चों की जो आपकी ना रिक्वेस्ट आई थी सर ये करवा दो, ठीक है, प्लस वन के जो पहला चैप्टर ना उसमें से तो आपको ना सारा समझा दिया। ठीक है, आपने इनको ना पढ़ के देख लो, नहीं आएगा समझ में तो दोबारा से पूछना, आप ना इनको नोट्स बनाने के न्यूमेरिकल भी सोल्व करना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।